ओके, कॉपी खोलो। और तुम लोगों को कॉपी खोलने से पहले याद है कि कुछ होमवर्क दिया था तुमको। डीपीपी 8 बोला था कि डीपीपी 8 सॉल्व कर लेना। कितने लोगों ने सॉल्व कर ली? हो गई डीपीपी 8? इजी थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फिडेंस है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर रात को उठा के बोला जाए कि इसकी लिख दो तो लिख दोगे? अगर एटॉमिक नंबर भी बता दूं तो? कॉपर और क्रोमियम में कुछ गड़बड़ आती है, उसका रीजन हम लोगों ने जान लिया। क्यों आती है? एक तो सिमेट्री है, क्योंकि वो एग्जैक्टली हाफ फील्ड और एग्जैक्टली फुल्ली फील्ड बन जाते हैं। और दूसरा एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी दो ऑपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में हो सकता है, सही है गलत? दो ऑपोजिट स्पिन, एक ऊपर है एक नीचे, क्या एक्सचेंज पॉसिबल है दोनों के बीच? सिर्फ एक्सचेंज तभी पॉसिबल है जब दोनों इलेक्ट्रॉन की क्या हो, स्पिन सिमिलर। तो इस केस में हम लोगों ने ये सब चीजें डिस्कस कर ली थी। कितने रूल डिस्कस किए हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए? कितने रूल डिस्कस किए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए? तीन। कौन कौन से? अबाउ, हंड्स, पॉलीज, एक्सक्लूजन। कौन सा रूल ये बोलता है कि चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम एलिमेंट के दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकते? कौन सा रूल ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन पहले नीचे भरेगा लोअर एनर्जी में, देन इट विल स्टार्ट फिलिंग अप द अपर? और फिर कौन सा बच गया? हंड्स। हंड्स क्या बोलता है? पहले सिंगल सिंगल सिंगल, देन इट विल स्टार्ट पेयरिंग अप। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट की थी कौन सी इक्वेशन? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन इलेक्ट्रॉन के मोशन को कौन से डायमेंशन में बताती है? तीन डायमेंशन में। तो हम टाइम डिपेंडेंट डिस्कस कर रहे हैं, टाइम इंडिपेंडेंट डिस्कस कर रहे हैं? टाइम इंडिपेंडेंट। तो आज इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। हमको जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन डिस्कस करनी है वो है टाइम इंडिपेंडेंट। और साथ ही साथ वो किस तरीके के इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। क्या इसी इक्वेशन के ऊपर मल्टीपल किताबें लिखी जा चुकी हैं? हम लोग देखेंगे कि ये श्रोडिंजर इक्वेशन दिखती कैसे है। मुझे ये बताओ, तीन डायमेंशन का मतलब होता क्या है? एक्स, वाई और जेड। अगर मैं श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को वन डायमेंशन के लिए लिख रहा हूं, अभी सिर्फ समझने के लिए इस चीज को देखते हैं। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन। तुम लोगों को मैंने बताया था व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट्स? साई। साई का मतलब क्या होता है? वेव फंक्शन। तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन एक तरीके की मैथमेटिकल इक्वेशन है। अगर मैं तुम लोगों को लिख के बोल देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x+6 इज इक्वल टू 0, कौन सी इक्वेशन है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसी तरीके से श्रोडिंजर भी एक तरीके की इक्वेशन है। वन डायमेंशन की बात कर रहा हूं तो मुझे कौन सा एक्सिस लेना पड़ेगा? या तो एक्स, या वाई, या फिर जेड। तो वन डायमेंशन में ये कैसी दिखती है देखो। साई जो वेव फंक्शन है उसका मैंने कर दिया डबल डेरिवेटिव। अगर किसी एक एक्सिस की बात हो रही है तो मैंने एक एक्सिस को लिया dx²। डबल डेरिवेटिव ऑफ साई अगर मैं एक एक्सिस की बात कर रहा हूं dx² प्लस 8π² अपॉन में h² e माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। यहां पे हर एक चीज का जो मतलब है वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन हम लोगों को ये इक्वेशन कहां से आई डिराइव करना हम लोगों को अभी नहीं देखना। जब जरूरत पड़ेगी तब तुम लोगों को बताया जाएगा कि कब इसको डिराइव करने की जरूरत है। जब अपन मेंस क्लियर करके एडवांस की कुछ चीजें सिर्फ एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ेंगे तब एक बार बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आता है। लेकिन मेंस तक हमारा काम इस इक्वेशन को इस तरीके से देख के हो जाएगा। अब मैंने बोला ये किस डायमेंशन के लिए? वन डायमेंशन के लिए। अगर मैंने बोला श्रोडिंजर वेव इक्वेशन इन थ्री डायमेंशन, तीन डायमेंशन में मतलब मुझे कितने एक्सेस लेने पड़ेंगे? एक्स, वाई और, तो यहां पे मैंने अभी सिर्फ कौन सा एक्सेस लिया था? तो यहां पे अब मुझे लेना पड़ेगा d² साई। पहले कौन सा एक्सेस लिया मैंने? एक्स प्लस d² साई डिवाइडेड बाय dy² along the y एक्सेस प्लस d² साई अपॉन में dz² along the z एक्सेस। और साथ में ये जो टर्म लिखी हुई है वो एज इट इज 8π² m अपॉन में h² e माइनस वी
साई इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी, इसी इक्वेशन को बोला जाता है श्रोडिंजर इक्वेशन। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि यार इतनी बड़ी इक्वेशन का क्या काम है। हम लोग इसके न्यूमेरिकल देखेंगे कि किस तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, जितनी खतरनाक देखने में ये इक्वेशन है उतने ही इजी इसके न्यूमेरिकल बनेंगे। अब जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखी, तो ये इक्वेशन कितने डायमेंशन के लिए, 1 या 3? 3। तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन हमें 3 डायमेंशन के लिए चाहिए। अब इसी इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, लेकिन पहले जानते हैं कि हर एक चीज का इसमें क्या मतलब है। व्हाट डज साई रिप्रेजेंट्स हियर? वेव फंक्शन। व्हाट डज एच रिप्रेजेंट्स हियर? प्लैंक्स कांस्टेंट। व्हाट डज एम रिप्रेजेंट्स हियर? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ वेरी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। व्हाट डज ई रिप्रेजेंट्स हियर? एनर्जी। कौन सी एनर्जी? टोटल एनर्जी। एंड व्हाट डज वी रिप्रेजेंट्स हियर? इट रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। तो अब तुम लोगों को पता है कि श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में हर एक चीज का क्या मतलब है और वो क्या रिप्रेजेंट करता है। इस चीज को नोट करो, फिर आगे इसका एक और फॉर्म देखते हैं। हाँ हाँ, डी एच स्क्वायर, दिस इज डी एक्स स्क्वायर बाय डी वाई स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव पढ़ा है तुम लोगों ने? वैसे ही ये डबल डेरिवेटिव किया गया है साई का। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में जितना मैं करवा रहा हूँ सिर्फ उतना करना है, दुनिया भर की चीजें करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे नोट्स में होगा उतना कर लो, ढंग से समझ लो। क्वेश्चन सारे देखेंगे कैसे होंगे, क्या किस तरीके से करना है। पहला क्वेश्चन श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से ये बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ श्रोडिंजर इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन का थोड़ा सा दिमाग में होना जरूरी है। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है। तो 3 डायमेंशन में देख लिया, एक्स वाई जेड, और वो हो गई एनर्जी टर्म। एक्सेस ऐसे नहीं बनाते, एक्सेस ऐसे बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि इनके बीच में एंगल 120 डिग्री है। तीनों एक्सेस के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, तो उसको लिख लेना या तो कि 90 डिग्री का एंगल है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था साई क्या बताता है। साई रिप्रेजेंट्स द वेव फंक्शन। वो एक तरीके का मोशन डिस्क्राइब कर रहा है इलेक्ट्रॉन का इन 3 डायमेंशन। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। उसी तरीके से मैंने बताया था साई का स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी उस रीजन को मैंने क्या बोला था?
ऑर्बिटल जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मिनिमम, उसको मैंने क्या बोला था, नोड। तो दो चीजें हमने डिस्कस की थी। अब नोट हो गया इतना? डन। वापस से देखते हैं, अभी अभी जो मैंने इक्वेशन लिखी, वो इक्वेशन क्या है? टी स्क्वायर साई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर साई अपॉन में प्लस टी स्क्वायर साई अपॉन में प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में ई माइनस वी साई इज इक्वल टू। अब इस श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को एक दूसरे फॉर्म में भी लिखा जाता है। यहां से यहां तक के फॉर्म को मैं लिखता हूं उल्टा डेल्टा। ये उल्टा डेल्टा है, साथ में मैंने मैंने लिख दिया साई इज इक्वल टू, ये वाली टर्म इसको हम बोलते हैं एनर्जी टर्म, क्योंकि इसमें एनर्जीज आर प्रेजेंट। तो इसको मैं लिखता हूं एच के ऊपर टोपी और साथ में साई। दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अब इस श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में इसका क्या मतलब है? दिस उल्टा डेल्टा रिप्रेजेंट्स लेप्लासियन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? लेप्लासियन ऑपरेटर। और लेप्लासियन ऑपरेटर क्या वैल्यू होती है उस लेप्लासियन ऑपरेटर की? लेप्लासियन ऑपरेटर इज गिवन बाय डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर अपॉन में डी वाई स्क्वायर एंड डी स्क्वायर अपॉन में डी जेड स्क्वायर। तो अगर मैं डेल्टा इस लेप्लासियन ऑपरेटर के साथ साई को मल्टीप्लाई कर दूं तो तुम्हें यही कुछ मिलेगा। सेम तरीके से अगर मैं बोलता हूं ये H के ऊपर टोपी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो दिस इज अ एनर्जी ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? एनर्जी ऑपरेटर। और इसका नाम दिया गया है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि सर ये भी साई है और ये भी साई है, इसको कैंसिल कर देते हैं। नहीं, यहां पे ये जो दो साए हैं ये अलग अलग ऑपरेटर के साथ प्रेजेंट है। क्या इस पर्टिकुलर इक्वेशन से मैं साई को कॉमन निकाल सकता हूं क्या? यहां से साई कॉमन नहीं निकल सकता, क्योंकि साई इस ऑपरेटर के साथ प्रेजेंट है, इसका डबल डेरिवेटिव हो रहा है। उसी तरीके से यहां पे साई को साई से कैंसिल नहीं करना। ये सारी चीजें तुम मैथ में जब ऑपरेटर वाली चीजें पढ़ोगे तब तुम लोगों को समझ में आएगा कि यहां से साई को साई दिख रहा है कैंसिल करते हुए, लेकिन साई से साई कैंसिल नहीं हो सकता। लेकिन क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? यस, इट कैन बी रिटन लाइक दिस, लेकिन इस चीज में साई से साई को कैंसिल नहीं करना है। तो दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। इसको भी नोट करो अभी, छोटा सा एक फॉर्म है। दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। कहाँ पे? हाँ, वो एक ऑपरेटर है, जैसे इसकी एक वैल्यू होगी। यहाँ पे तुमको लग रहा है कि ये नेगेटिव होना चाहिए था, ऐसा ऐसा नहीं है। ये एक ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर की अपनी एक वैल्यू होती है। बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर होते हैं, जैसे मैं तुमको बोल देता हूँ ये डेरिवेटिव ऑपरेटर। तो डेरिवेटिव ऑपरेटर का मतलब ही ये है कि किसी का डिफरेंशिएशन करना है किसी के रेस्पेक्ट में। वैसे ही इस ऑपरेटर के अंदर ही कुछ साइंस प्रेजेंट है जिसने इस चीज को कंसिडर कर लिया है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव या नेगेटिव वो ऑलरेडी इस ऑपरेटर की वैल्यू के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है? एच के ऊपर टोपी इज नोन एज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इट इज अ एनर्जी ऑपरेटर। इस पूरी की पूरी टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। कॉमन नहीं निकाल सकते? कहाँ पे कॉमन निकाले? इसका मतलब ये है हम लोगों ने
अगर मैं इसको साई के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब साई इसके साथ भी आएगा, साई इसके साथ भी आएगा, साई इसके साथ भी आएगा। और ये ऑपरेटर एक अलग तरीके की वैल्यू है। ये ऑपरेटर वाला जो फंडा है ना, ये तुम लोग मैथ में थोड़ा देखोगे। इस चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैथ में तुम लोग इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करोगे। ये ऑपरेटर तो तुम्हारा मैथ में भी वैसे नहीं आएगा, लेकिन तुम लोग जब एडवांस्ड डिस्कशन करोगे, जब मास्टर्स या ग्रेजुएशन में जाओगे, तब तुम्हें ऑपरेटर पढ़ाए जाते हैं। ऐसे बहुत तरीके के ऑपरेटर होते हैं जिनकी कुछ वैल्यूज होती हैं फिक्स। डन। फिर से तो नहीं उतारने लग गए तुम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन? भाई पहले ही लिखवा दी थी तुम लोगों को। अब देखो, मैंने तुमको पहले ही बताया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हमको सॉल्व करके नहीं देखना है, लेकिन फिर भी एक चीज जानते हैं कि श्रोडिंजर्स इक्वेशन इज सॉल्व्ड इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। कौन से कोऑर्डिनेट्स? कोऑर्डिनेट्स का मतलब जानते हो? कोऑर्डिनेट्स अगर वर्ड बोलता हूं तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? एक्स वाई और, तो ये है एक तरीके का कोऑर्डिनेट। लेकिन इन कोऑर्डिनेट को बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कौन सा कोऑर्डिनेट? लेकिन जब मैं श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसको ना सॉल्व करके किस में सॉल्व करूंगा? पोलर कोऑर्डिनेट्स में। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स इज आर, थीटा एंड फाई। समझते हैं आर, थीटा और फाई से क्या मतलब है? मैंने तीन एक्सेस बनाए, एक्स, वाई और जेड। इस केस में अब ध्यान से समझना, मैं थ्री डायमेंशन में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं। मैंने यहां पे एक डॉट लगा दिया, और ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्टिकल, या फिर ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन। अब ये जो मैंने डॉट लगाया है, ये यहाँ पे कौन सा एक्सिस है? एक्स, यहाँ पे ये वाई, यहाँ पे ये जेड। ये जो मैंने डॉट लगाया है ये थ्री डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इस प्लेन के ऊपर डॉट लगा दूं यहाँ पे, तो ये कौन से डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा? टू डायमेंशन। लेकिन इस कमरे के बीचों बीच अगर मैं एक डॉट रख देता हूं तो वो कौन से डायमेंशन में प्रेजेंट है? थ्री डायमेंशन। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन या ये वाला जो पार्टिकल है, ये कौन से डायमेंशन में प्रेजेंट है? थ्री डायमेंशन में। अगर ये थ्री डायमेंशन में प्रेजेंट है तो इस पर्टिकुलर पार्टिकल की बनेगी शेडो। और वो शेडो कहां बन रही है? इस जगह पे। वो शेडो बन रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने बोला कि इस पार्टिकल का ये ओरिजिन, ओरिजिन या फिर न्यूक्लियस से डिस्टेंस इज आर। ये क्या डिस्टेंस है? इस पार्टिकल का न्यूक्लियस से डिस्टेंस इज टेकन एज आर। अब इस केस में जो इसकी शेडो बन रही है इस जगह पे, इस शेडो ने और इस पार्टिकल ने यहां पे जो इसका एंगल बना, मैंने ये एंगल लिया। इस पार्टिकल ने जो इस एक्सेस के साथ एंगल बनाया, मैंने उसको लिया थीटा। और इस शेडो ने जो इस एक्सेस के साथ एंगल बनाया, मैंने उसको लिया पाए। और क्योंकि ये थ्री डायमेंशन में है, तो थ्री डायमेंशन में लिखने के लिए मैंने इसको इस तरीके से बनाया, ताकि तुम लोगों को थोड़ी फील आए कि ये चीज सारी की सारी थ्री डायमेंशन में बात हो रही है। व्हाट डज ई रिप्रेजेंट? ई रिप्रेजेंट अ पार्टिकल जो किस डायमेंशन में प्रेजेंट है? थ्री डायमेंशन में। और इस थ्री डायमेंशन में इसकी, जब ये ऊपर थ्री डायमेंशन में प्रेजेंट है तो नीचे इसकी बनेगी शेडो। और इस पार्टिकल का न्यूक्लियस से डिस्टेंस मैंने क्या लिया है? आर। तो व्हाट डज आर रिप्रेजेंट्स? आर इज डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन या फिर न्यूक्लियस। व्हाट डज थीटा रिप्रेजेंट्स? थीटा इज एंगल ऑफ पार्टिकल with axis
What does phi represents? Angle of shadow with एक्सिस। मतलब जब भी हम सॉल्व करेंगे श्रोडिंजर इक्वेशन को तो हमें कुछ इस तरीके की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या कैलकुलेशन होगी वो अभी हम नहीं देखेंगे, जब सही टाइम आएगा तब तुमको इसकी कैलकुलेशन भी बताई जाएगी। इसको नोट करने से पहले बस मुझे इतना बता दो, हम लोगों ने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिस्कस किया है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सबसे बेसिक वाला जो रूल था वो कौन सा था? डेल्टा एक्स डॉट इज ग्रेटर देन एच अपॉन में 4 पाई, यही डिस्कस हुआ था। इसके हमने कितने रिलेशन देखे थे? टोटल 4। डेल्टा एक्स डेल्टा पी का देखा था, डेल्टा एक्स डेल्टा वी का देखा था, डेल्टा ई वर्सेस डेल्टा टी का देखा था, और लास्ट में हमने देखा था डेल्टा एक्स वर्सेस डेल्टा लेमडा। वहां पे मैंने तुम लोगों को बोला था एक और रिलेशन होगा जो हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे, जो दूसरा रिलेशन है, फिफ्थ वन, दैट इज डेल्टा थीटा डॉट डेल्टा फाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। तो दिस इज अनदर रिलेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा थीटा डॉट डेल्टा फाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। तो इस चीज को अब तुम लोग नोट करोगे, फिर आगे डिस्कस करते हैं। डायग्राम थोड़ा ढंग से बनाना, किस तरीके से बनाया है बहुत ध्यान से बनाओगे डायग्राम। तो हाइजेनबर्ग के ओवरऑल हमने 5 एक्सप्रेशन देख लिए। सॉल्व करके अभी हम लोग नहीं देखेंगे, जब टाइम होगा तब उसको देखा जाएगा। क्या चीज? बस ये लास्ट लेक्चर है, इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस। बात नहीं, नोट करो फटाफट। पीछे नोट हो गया?
बात मत करो, फटाफट इसको नोट करके फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। जो हम लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके डिस्कस करने हैं वो देखते हैं। क्या हो गया? खुद ही बात करना है इसको, वो बात नहीं करना चाहती। यहाँ तक सही है। तुम लोगों को मैंने बोला कि श्रोडिंजर इक्वेशन को हम लोग कार्टेशियन में ना सॉल्व करके किस में सॉल्व करते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है वो हमने देख लिया। इस रिलेशन को ध्यान से नोट करना। डेल्टा थीटा डेल्टा फाई, इसका मतलब क्या हुआ? अनसर्टेनिटी इन थीटा एंड अनसर्टेनिटी इन फाई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। तो ये हाइजेनबर्ग का फिफ्थ एक्सप्रेशन है जो पूछा भी गया है एक बार। जब सॉल्व करेंगे इक्वेशन, तब जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। डन। चलो अब साथ में सब लिखते जाना, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 सब साथ में लिखेंगे। हमने जो श्रोडिंजर इक्वेशन लिखी वो टाइम डिपेंडेंट है या टाइम इंडिपेंडेंट है? टाइम इंडिपेंडेंट। एंड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू श्रोडिंजर इक्वेशन। पॉइंट नंबर 2, आउट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर, ऐसे कितने क्वांटम नंबर है जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से मिलते हैं? 3। कौन कौन से? एन, एल और एम। तो यहां पे लिखना ओनली 3 क्वांटम नंबर्स। ओनली 3 क्वांटम नंबर्स। कौन कौन सा? एन, एल एंड एम कैन बी फाउंड as a solution of Schrodinger wave equation। कौन सा वाला नहीं मिल रहा? spin quantum number that is S cannot be found by this equation। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, Schrodinger wave equation, Schrodinger wave equation gives various values of साई। साई मतलब वेव फंक्शन। जिस तरीके से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन बनते हैं? 2। उसी तरीके से श्रोडिंजर इक्वेशन के भी मल्टीपल सॉल्यूशन बनते हैं। कभी कभी जब हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं
तो कभी x की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है और हम उस नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। उसी तरीके से श्रोडिंगर इक्वेशन से हमें बहुत सारी वैल्यूज मिलती हैं, किसकी, साई की, लेकिन साई की सारी वैल्यूज को हम एक्सेप्ट नहीं करते। साई की सिर्फ उन्हीं वैल्यू को एक्सेप्ट किया जाता है जो हमारे काम की होती है। तो पॉइंट नंबर 4, only some values are accepted out of all possible values, all possible values of psi. These values, these acceptable values are called आइगन वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज, आइगन वैल्यूज। मतलब उन वैल्यूज को जो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उन्हीं वैल्यूज का नाम दिया गया है आइगन वैल्यूज। मतलब अगर मैं साई की बहुत सारी वैल्यूज मिल रही है मुझे, साई 1, साई 2, साई 3, इस तरीके से अगर मुझे साई की बहुत सारी वैल्यूज मिल रही हैं, लेट्स से मुझे साई की बहुत सारी वैल्यूज मिली, कौन कौन सी, साई 1, साई 2, साई 3, साई 4, इस तरीके से मुझे साई की कुछ वैल्यूज मिली। लेकिन लेट्स से साई 2 की वैल्यू मैंने एक्सेप्ट नहीं की, साई 3 की वैल्यू मैंने एक्सेप्ट नहीं की, बिकॉज या तो ये वैल्यू इमेजिनरी है या फिर ये वैल्यू कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस के साथ नहीं आई। तो उस केस में जितनी वैल्यूज को मैं एक्सेप्ट करूंगा उन्हीं वैल्यूज को क्या बोला जाएगा, आइगन वैल्यूज। क्या तुम लोगों को इमेजिनरी वर्ड कभी सुना हुआ है, इमेजिनरी वैल्यू कभी सुना है, ये आयोटा। आयोटा मतलब क्या होता है, अंडर रूट -1। तो इस तरीके की कुछ वैल्यूज जिसके लिए मैं ये नहीं बोल सकता कि उसकी कोई रियल लाइफ में सिग्निफिकेंस है, उस तरीके की वैल्यूज को मैं क्या कर देता हूं, नेग्लेक्ट। कुछ वैल्यूज जो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं उन्हीं वैल्यूज को क्या बोला जाता है, आइगन वैल्यूज। ये सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, हो गया इतना नोट, साथ में नोट करना है ये सब। क्या चीज, नहीं नहीं, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कि इनमें से जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी उनमें से कुछ की वैल्यूज हम एक्सेप्ट करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि साई 1 और साई 4 की वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, रैंडम है। कुछ वैल्यूज हमारे काम की हैं, कुछ वैल्यूज हमारे काम की नहीं है, वो चीज मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, साई does not have any physical significance, but psi square has physical significance. मैंने अभी अभी तुम लोगों को बताया साई की कुछ भी वैल्यू आ सकती है श्रोडिंगर इक्वेशन से। लेट्स से ये वैल्यू आई साई 1, साई 2, साई 3 एंड सो ऑन। लेकिन मैं बोलता हूं कि साई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। जब मैंने साई का स्क्वायर कर दिया तो ये बन गया साई 1 स्क्वायर, ये बन गया साई 2 स्क्वायर, ये बन गया साई 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। मैंने तुमको बोला कि साई की वैल्यू या तो नेगेटिव भी आ सकती है और इसकी वैल्यू इमेजिनरी भी आ सकती है। तो साई की वैल्यू अगर नेगेटिव आई तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा या नेग्लेक्ट कर सकता हूं। वैसे ही साई की वैल्यू अगर इमेजिनरी आ रही है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा या नेग्लेक्ट कर दूंगा। लेकिन अगर मैं किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर कर देता हूं तो वो वैल्यू क्या बन जाती है, पॉजिटिव। तो इसलिए साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है लेकिन साई स्क्वायर का है। वैसे ही अगर मैं तुमको बोलता हूं अंडर रूट -1, ये एक इमेजिनरी वैल्यू है जिसको मैं बोलता हूं क्या, आयोटा। अगर मैं आयोटा का स्क्वायर कर दूं तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा जिसकी वैल्यू बनेगी -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। तो जो इमेजिनरी वैल्यूज हैं
उसको भी मैं बोल देता हूं कि ऑन स्क्वेयरिंग उसकी वैल्यू भी किस में कन्वर्ट हो गई, -1 रियल है या इमेजनरी है। तो इस केस के लिए जब मैं साई की वैल्यू लेता हूं तो साई की वैल्यू इज इमेजनरी या इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस, बट साई स्क्वायर डज हैव फिजिकल सिग्निफिकेंस, क्योंकि उस केस में मैंने सारी नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। साई स्क्वायर हमें क्या बताता है? व्हाट डज साई स्क्वायर टेल्स? गुड। साई स्क्वायर टेल्स अस अबाउट, tells us about the probability of finding an electron around nucleus। कैसे बताएगा? साई स्क्वायर की वैल्यू अगर मैक्सिमम है मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। किस तरीके से बताएगा कि ये इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी? साई स्क्वायर, साई स्क्वायर की वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी भी मैक्सिमम है। और अगर साई स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम या जीरो है तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग भी जीरो है। प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं, मिनिमम वर्ड यूज कर रहा हूं। जीरो हो सकती है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं मिलेगा। तो अभी देखेंगे उसी चीज को। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, इस रीजन को मैंने क्या बोला था, किस नाम से, कहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा और उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, कहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगी। तो साई स्क्वायर की वैल्यू हमें ऑर्बिटल और नोड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। मैंने वहां पे कल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ड्रॉ करवाया था। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कैसा था? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ बना दी थी मैंने डॉट, जहां पे डॉट ज्यादा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी वहां पे ज्यादा, जहां पे डॉट कम वहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन मिले उस चीज की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज जीरो। यहाँ पे ये डॉटेड रीजन को ही मैं क्या बोलता हूं? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है, 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन। और जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी इज जीरो उसको मैं क्या बोलता हूं? नोड। तो साई की वैल्यूज हमें ऑर्बिटल और नोड के बारे में बताती है प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में। 0 से 1 के बीच में, यस। अभी हम लोग देखेंगे ऑर्बिटल और नोड की डेफिनेशन। यहाँ तक क्लियर है? मैंने सिर्फ इसको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोगों को एक्सप्लेन किया है। तुम्हारे जो लॉजिक तुम लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाएगी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या क्या बताती है। थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल साइड से निकल रहे हैं, हम मैथमेटिकल डेरिवेशन में नहीं जा रहे। क्या सेकंड शेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल सकता है? क्या सेकंड शेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल सकता है? लेकिन इसके यहाँ मिलने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगी, यही था। क्या सेकंड शेल का इलेक्ट्रॉन, ये जो मैंने डॉट्स बनाई, यहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मिलने की इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। बोर ने जो उसको सर्कल बना लिया था सॉलिड, इसने यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट किया। एक 100% कंप्लीट सर्कल हम नहीं बना सकते, यही बोला था हाइजेनबर्ग ने, क्योंकि उसका हम पाथ ट्रेस नहीं कर सकते 100% के साथ। सही है? तो देखते हैं ऑर्बिटल और नोड से मेरा क्या मतलब है। इतना नोट हो गया? तुम लोगों को मैंने एक्सरसाइज 1 के कितने क्वेश्चन दिए थे? एक भी नहीं दिया अभी? डीप 1 से
50-20 तक। क्या तुम लोगों ने वो कर लिया? क्या तुम लोगों ने डीपीपी कहाँ तक लगाई? 8 तक लगा ली? 7 कैसे लगा ली? 7 तो पढ़ाई ही नहीं अभी। 4 लगाई और डायरेक्ट 8। तो आज हम लोग देखेंगे क्या करना है उसमें। ठीक है, आगे डिस्कस करें। देख लेते हैं कि ऑर्बिटल से मेरा क्या मतलब है और नोड से मेरा क्या मतलब है। व्हाट डज ऑर्बिटल सिग्निफाई? ऑर्बिटल क्या होती है? इट इज अ 3 डायमेंशनल रीजन या 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड न्यूक्लियस where इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, मिनिमम या मैक्सिमम? प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब 1 होगी क्या? ये मैक्सिमम का मतलब 90 to 99% हो सकती है, लेकिन कभी भी ये 100% नहीं होगी। मैक्सिमम का मतलब 90 to 99% भी लिख सकते हो, लेकिन कभी भी इसको 100% नहीं लिखोगे। इट इज लेस देन 1 और 100%। अगर 100% हो गई तो हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल टूट जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ऑर्बिटल के अलावा इसका दूसरा कौन है? नोड। नोड को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मिनिमम। फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मिनिमम। एक जगह पे मैक्सिमम लिखा है, एक जगह पे मिनिमम लिखा है। मिनिमम और जीरो। जीरो पक्का से कहाँ होगा? जीरो पक्का से हम लेंगे न्यूक्लियस पे। 100% ये बोला जा सकता है कि न्यूक्लियस पे तो नहीं ही मिलेगा इलेक्ट्रॉन, बाकी जगह पे मिल सकता है। प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन जीरो पक्का से न्यूक्लियस पे नहीं मिलेगा। तो हमने देख लिया नोड क्या होता है, हमने देख लिया ऑर्बिटल क्या होती है। ऑर्बिटल और ऑर्बिट में फर्क है या नहीं, अब तुम लोगों को पता है? ऑर्बिटल या ऑर्बिट में फर्क है? डन। डन। चलें स्टार्ट करें क्लास? चलो, नोड देख लिया ऑर्बिटल देख लिया। अब स्टार्ट करते हैं। कौन सा पॉइंट डिस्कस किया अभी तक हमने? कौन सा वाला पॉइंट था ये? सेवेंथ। सेवेंथ, अब ये पॉइंट डालेंगे हम सेवेंथ। लिखो पॉइंट नंबर 7। वेव फंक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। कौन कौन से 2 पार्ट्स? साए या फिर वेव फंक्शन इज इक्वल टू रेडियल पार्ट एंड मल्टीप्लाइड बाय
एंगुलर पार्ट। वेव फंक्शन मतलब साई। साई को मैं पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे लिखूंगा? आर, थीटा एंड फाई। रेडियल पार्ट इसको मैं लिखता हूं आर, और आर को लिखूंगा इस रेडियल पार्ट के साथ, और एंगुलर पोर्शन को मैं लिखता हूं वाई से, इसको मैं लिखूंगा थीटा और फाई। तो एक वेव फंक्शन इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियल पार्ट एज वेल एज एंगुलर पार्ट। अब ध्यान से देखना इसको। मैं साई को एक तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और एक फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं इसकी एन, एल और एम, क्योंकि मुझे कितने क्वांटम नंबर से मतलब है? 3। एन, एल, एम, एस से कोई मतलब नहीं है। तो आर को मैं लिखूंगा आर एन एल, और साथ में वाई एल एम। तो अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों के बेसिस पे क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आर आर इज इक्वल टू आर एन एल, और सेम चीज मैं ये बोल सकता हूं वाई थीटा फाई इज इक्वल टू वाई एल एम। अब जो मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, वो इक्वेशन देख के घबराना नहीं है, क्योंकि वो इक्वेशन हम कहां पे यूज करेंगे? सिर्फ एडवांस में। वो इक्वेशन देख के घबराना नहीं है, क्योंकि वो मेरी गारंटी है कि जब उसका क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन देखने में डरावनी लग रही है, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में निकालोगे। देखो, आर एन एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 ZR अपॉन में एन ए नॉट की पावर एल ई की पावर माइनस ZR अपॉन में एन ए नॉट। और इस केस में क्या रिलेशन बनता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर पार्ट इज थीटा एंड फाई, तो मैंने यहां पे लिया थीटा। थीटा कौन सा वाला? साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा के लिए मैंने यहां पे लिया मॉड एम, कॉस थीटा के लिए मैंने यहां पे लिया एल माइनस मॉड एम डॉट ई आई एम फाई। दीज आर टू रिलेशनशिप जो हम लोगों को देखनी है, लेकिन मैंने तुमको पहले ही बोला कि ये रिलेशनशिप हमें कहां पे ज्यादा यूज करनी है? एडवांस में। तो और इसके क्वेश्चन तुम लोगों को जब मैं बताऊंगा। क्या हुआ? क्या हुआ? आई क्या है? आई इज इमेजनरी वैल्यू, आयोटा बताया था ना। तो उस केस में अब देखते हैं व्हाट डज एन रिप्रेजेंट्स हियर। व्हाट डज एन रिप्रेजेंट्स हियर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। व्हाट डज एल रिप्रेजेंट्स हियर? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। व्हाट डज एम रिप्रेजेंट्स हियर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थीटा और फाई तुम लोगों को पता है। अब ए नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाट डज ए नॉट रिप्रेजेंट्स? 0.529। एक फॉर्मूला याद होगा तुमको, आर इज इक्वल टू 0.529 इंटू में, यहां पे 0.529 को या तो मैं लिख सकता हूं आर नॉट, या फिर मैं लिख सकता हूं ए नॉट। ये हमें बताता है फर्स्ट बोर रेडियस, इसकी वैल्यू होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि हम किस में लेते हैं रेडियस को? यहां पे एंगस्ट्रॉम में। तो ए नॉट क्या है? 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो यहां पे इस फॉर्मूले में हर एक का क्या मतलब है वो भी तुम लोगों को पता है। अब इस चीज को नोट करो। इसके जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन से तुमको समझ में आएगा कि क्वेश्चन बहुत ही टुच्चे टाइप के होते हैं। दिखने में भले ही ये ऐसा लग रहा है खतरनाक, लेकिन बहुत इजी इसके क्वेश्चंस और आंसर निकलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम लोगों को देखने थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अरे छुट्टी नहीं, चैप्टर का एक श्रोडिंगर इक्वेशन, अभी इसका क्वेश्चन तो देखना है ना। तब सिर्फ थ्योरी पढ़ी है हमने अभी। छुट्टी चाहिए, भागना है सर। आई आयोटा है, वो इमेजनरी वैल्यू जो मैं बोल रहा हूँ, आयोटा।
आई रिप्रेजेंट्स वो इमेजनरी वैल्यू, इसका एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना, एम इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यहाँ पे एस क्यों नहीं दिख रहा है इस इक्वेशन में कहीं पे भी? क्योंकि हम श्रोडिंगर इक्वेशन में एस से कोई भी लेना देना नहीं रखते, हमारा सिर्फ तीन क्वांटम नंबर से लेना होता है, एन, एल और एम। एम के आगे मैंने लगाया है मॉड, क्योंकि एम की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन मुझे सिर्फ कौन सी वैल्यू चाहिए होगी? पॉजिटिव। जिन जिन का हो गया वो एक बार अपने पन्ने पलटा के देखेंगे, हमने इन 7 पॉइंट में क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं। हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में कौन कौन से 7 पॉइंट डिस्कस किए, जिन लोगों का हो गया वो देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, टाइम इंडिपेंडेंट है और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, यस। दूसरा, स्पिन क्वांटम नंबर इससे नहीं मिल सकता। कौन कौन से मिल सकते हैं? एन, एल और एम। फिर हमने देखा कि वेव फंक्शन की बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी, उनमें से कुछ ही वैल्यूज हम एक्सेप्ट करेंगे, जिनको हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज। उसी तरीके से मैंने बोला कि साई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। किसका सिग्निफिकेंस है? साई स्क्वायर। साई स्क्वायर क्या बताता है? साई स्क्वायर क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। जहां पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है उसको क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल। मिनिमम है उसको क्या बोलेंगे? नोड। फिर हमने डिस्कस किया कि वेव फंक्शन बेसिकली दो पार्ट से मिलके बना है, जिसका पार्ट है, एक मैंने बोला रेडियल और दूसरा मैंने बोला एंगुलर। रेडियल पार्ट मतलब ये, एंगुलर पार्ट मतलब वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेडियल पार्ट के लिए मैंने इसको इस तरीके से एक इक्वेशन बनाई, और ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और लास्ट, इसी के साथ लिख लो एक, जो तुम लोगों को एक छोटा सा फॉर्मूला है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अगर कभी निकालने के लिए बोला जाए, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी विल बी गिवन बाय डी अपॉन में डी एक्स साई स्क्वायर। जब भी तुम्हें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला जाए तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को जीरो के इक्वल रख देना। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये देखते हैं। अब हम श्रोडिंगर इक्वेशन के जितने क्वेश्चन बनेंगे वो देखेंगे ट्राई करके। मैंने कर दिया इसको इस तरीके से, ठीक है। इस पूरे के पूरे पॉइंट को मैंने बोला ए, इस पूरे पॉइंट को मैंने बोला बी, और इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? न्यूक्लियस। अब मुझे ये बताना, ए और बी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ए और बी, ये जो कर्व मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है साई का कर्व। साई एक वेव है, जहां पे साई की वैल्यू मैक्सिमम होती है वो रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिटल। तो यहां पे ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऑर्बिटल। जहां पे साई की वैल्यू मिनिमम है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्या रिप्रेजेंट करेगा? नोड। अब इस केस में ए एंड बी रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल, क्योंकि यहां पे हमारा प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन और उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। एट द सेम टाइम, अब ध्यान से देखना, ये मैंने जो कर्व बनाया, ये मैंने क्या बनाया है? साई का। साई की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन अगर मैंने इसी कर्व को बोल दिया कि साई स्क्वायर का बनाओ, तो साई स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? तो यहां पे मैंने जब साई स्क्वायर का कर्व बनाऊंगा तो साई स्क्वायर का कर्व यहां नीचे जाने की बजाय वापस से कैसे हो जाएगा? ऊपर। तो ये वाला कर्व बनेगा साई स्क्वायर का, ये वाला कर्व बनेगा साई का, क्योंकि सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज किस में कन्वर्ट हो गई? पॉजिटिव में। सही है ये केस? इसी तरीके से अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट करो। साई की वैल्यू जहां पे मैक्सिमम आती है, उसी चीज को मैं बोलता हूं वो उसके ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है।
The value where psi has maximum is known as orbital. साई की नेगेटिव वैल्यू हो सकती है लेकिन साई स्क्वायर की नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। अग्रीड इस बात पे? तो इसी चीज को हम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ग्राफ तुम लोगों को थोड़ा सा पढ़ना आना चाहिए। आईआईटी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक होता है ग्राफ। वो तुम्हारी नॉलेज को चेक करने के लिए ग्राफ से रिलेट करवाता है चीजें। तो ये तो हो गया साई और साई स्क्वायर के बारे में। अब हम लोग देखते हैं थोड़े और क्वेश्चन जो श्रोडिंजर इक्वेशन से रिलेट करके बन सकते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करो, चैप्टर को निपटाना है आज। नेक्स्ट क्लास से सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। बस नहीं, मतलब एक क्लास में अपन वो क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़े से खतरनाक लग सकते हैं तुमको। बाकी आज मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जो तुम लोगों को डेफिनेट बेसिस पे करने हैं। कल का दिन छुट्टी है, कल थोड़ा सा ट्राई करना कि वो क्वेश्चन हो जाए। नेक्स्ट क्लास में अपन सिर्फ वो क्वेश्चन देखेंगे जो तुम लोगों को लग सकता है, जहाँ पे तुमको खतरा, लाल लाल निशान। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो तुम लोगों को मिलेगा श्रोडिंजर इक्वेशन से, मैंने बोला साई 2 1 0 फाइंड द ऑर्बिटल। बस यही क्वेश्चन है। साई 2 1 0 फाइंड द ऑर्बिटल। मुझे ये बताना साई को मैं कैसे लिख सकता हूं। साई N L M लिख सकता हूं। इस चीज को इससे जब कंपेयर करेंगे तो N की वैल्यू क्या बनी, L की वैल्यू क्या बनी, M की वैल्यू क्या बनी। तो इस केस में मैं कौन सी शेल की बात कर रहा हूं, सेकेंड शेल। कौन सी सब शेल की बात कर रहा हूं, फर्स्ट मतलब P। और M की वैल्यू 0 है। P के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती हैं? अरे कौन से नशे कर रहे हो आजकल। ये हो गया। M की वैल्यू या तो होगी L की वैल्यू 1, तो -1 0 +1। यहां पे M की वैल्यू ऑलरेडी फिक्स कर दी क्या, 0। और 0 वैल्यू एक के लिए फिक्स होती है और वो है PZ। तो अगर एक PX है और एक अगर PY है, 0 वैल्यू फिक्स कर दी कन्वेंशन के हिसाब से PZ के लिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 2PZ। बस दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2PZ। डन है। 2PZ क्यों बना, क्योंकि यहां पे मैंने M की वैल्यू 0 फिक्स कर दी। अब इतना हो गया है तो फटाक से मेरे को दो का आंसर बता दो। पहला साई 2 0 0 और दूसरा साई 3 2 0। 2SZ। भाई S में कितनी ऑर्बिटल होती है, S में कितनी ऑर्बिटल, एक। जब एक ही ऑर्बिटल है तो क्या मैंने उसका नामकरण किया था S X Y Z के बेसिस पे। इस केस में तुमने बोल दिया N की वैल्यू 2, L की वैल्यू 0, M की वैल्यू, S में XYZ कोई भी ऐसी चीज नहीं होती, तो ये हो गया 2S। यही इसका आंसर है बस। क्योंकि S के केस में कोई भी ऐसी चीज नहीं होती XYZ, वो तीनों के तीनों एक्सिस में प्रेजेंट होती है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2SZ। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। N इज इक्वल टू, L इज इक्वल टू, M इज इक्वल टू, मतलब 3D, 3D
याद करो अपने पुराने दिन जहां पे तुम लोगों को मैंने बताया था डी, डी के अंदर कितनी ऑर्बिटल? 5, पांचों के 5 नाम तुम लोगों को बताए थे, क्या था? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, और तो कौन सा नशा करते हो जो तुम लोगों को डी जेड ऑर्बिटल नाम बता रहे हो? डी जेड ऑर्बिटल होती भी है, कौन सी ऑर्बिटल होगी? 3D जेड स्क्वायर, आंसर इज 3D जेड स्क्वायर, जेड एक्सिस के अलोंग। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 3D जेड स्क्वायर, ना कि 3D जेड। समझ में आया? क्योंकि 3D जेड नहीं होती, 3D जेड स्क्वायर होती है, जिसका डायग्राम कैसा बनता है? बेबी सुथर। एटलीस्ट इतना तो बता दो यार, ये नाम तो याद होना चाहिए तुमको, बेबी सुथर। या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं? डोनट शेप, बीच में रिंग प्रेजेंट थी, बस वही केस है। कभी -1 दे दे, कभी +1 दे दे, तो इसका ये मतलब मत समझ लेना कि वो पी एक्स और पी वाई के बारे में बोल रहा है। तुम्हारा क्वेश्चन जीरो के लिए ही आएगा, जीरो के लिए ही आएगा। -1 +1 मैं 100% गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि वो y के लिए है या x के लिए, लेकिन जीरो के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि जीरो किसके लिए है? z के लिए। एक्स जेड कहाँ पे? एस जेड, डी एक्स जेड, वो डी एक्स जेड में वो x और z एक्सिस के बीच में है। जीरो वैल्यू सिर्फ उसके लिए लेनी है जो ऑर्बिटल एग्जैक्टली z एक्सिस के ऊपर है। तो ये वाली जो ऑर्बिटल है, बाकी जितनी भी ऑर्बिटल है वो z एक्सिस के ऊपर है क्या? कोई भी ऑर्बिटल z एक्सिस के ऊपर नहीं है। जो ऑर्बिटल z एक्सिस के एग्जैक्टली ऊपर होगी उसी के लिए m की वैल्यू को क्या लेना है? जीरो। क्योंकि इसका नाम ही है ना 3D जेड स्क्वायर। हाँ, क्योंकि यहाँ पे m की वैल्यू क्या है? जीरो। जीरो मतलब कौन से वाले एक्सिस की बात हो रही है? z। तो z एक्सिस में कौन सी ऑर्बिटल है इनमें से? हाँ, एक्स जेड। अरे एक्स जेड तो ये है ना, ये x, ये z, ये डी एक्स जेड है। क्या ये z एक्सिस के ऊपर है ये? तो इसलिए ये वाली नहीं लेंगे, लेकिन कौन सी लेंगे? जो एग्जैक्टली z एक्सिस के ऊपर है। z एक्सिस के ऊपर कौन सी होती है? तो इसलिए मैंने ये वाली ली, ये वाली नहीं ली। कितने लोगों को समझ में आ गया यहाँ पे मैंने 3D क्यों लिया? कितने लोगों को समझ में आ गया 3D क्यों लिया है मैंने? n की वैल्यू 3, मतलब यहाँ पे मैंने 3 लिखा है। l की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1 होती, 2, 3, l की वैल्यू 0, मतलब ये 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 कौन से टॉपिक से है? कौन से टॉपिक से, कौन से टॉपिक में पढ़ा था हमने ये? क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर का ही यूज चल रहा है भाई। क्वांटम नंबर का थोड़ा सा रिवाइज करना घर जाके। एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3, एस, पी, डी, एफ। एम की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है? -L से लेके, एल की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है? 0 से लेके n-1। n की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है? 1 से लेके इन्फिनिटी। और s की कितनी वैल्यूज होती हैं? और इसके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। l हमें क्या बताता है? n हमें क्या बताता है? l हमें क्या बताता है? सब शेल। m हमें क्या बताता है? ऑर्बिटल। और s हमें क्या बताता है? पिन। एट द सेम टाइम शेल के साथ हमें पता चलता है उसका साइज, सब शेल के साथ पता चलता है उसका शेप, और m के साथ पता चलता है हमें उसकी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, और इससे पता चलता है स्पिन। ये चीज नहीं लिखी है क्या? शेल के साथ पता चलता है उसका साइज, सब शेल के साथ पता चलता है उसका शेप। क्या मैंने एसपीडीएफ बनाने के बाद ये चीज डिस्कस की थी कि एस का शेप होता है स्फेरिकल, पी का होता है डम्बल, डी का होता है, और फिर एफ का कॉम्प्लिकेटेड। वैसे ही ओरिएंटेशन कैसे पता चलती है? जब मुझे तीन ऑर्बिटल पता चल गई तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो ये पी एक्स, वाई के अलोंग है तो पी वाई, जेड के अलोंग है तो पी जेड। इस चीज को भी लिख लेना अगर नहीं लिखा है तो।
कि हमें एक बताता है शेप, साइज, ओरिएंटेशन और स्पिन। क्योंकि मैंने ये बोल दिया कि जहां पे भी m की वैल्यू 0 दिखे तो वहां पे वो वाली ऑर्बिटल उठाओ जो किसके अलोंग हो। m की वैल्यू 0 मतलब वो वाली ऑर्बिटल उठानी है जो z एक्सिस के अलोंग हो। p के केस में z एक्सिस के अलोंग कौन सी है? ठीक है। d के केस में z एक्सिस के अलोंग कौन सी है? लेकिन यहां पे s के केस में s तो स्फेरिकल होती है ना, s स्फेरिकल है, वो तीनों एक्सिस में है, उसमें एक ही ऑर्बिटल है, तो उसका नाम तो सिर्फ मैं s ऑर्बिटल ही देता हूं। उस केस में मैं s x y z ऐसा थोड़ी लिखता हूं, तो क्योंकि वो एक ही ऑर्बिटल है वहां पे, इसलिए मैंने s z नहीं लिखा। डन है। x और y की वैल्यू को हम फिक्स नहीं लेंगे, तुम्हें से m इज इक्वल टू 0 ही पूछा जाएगा। y की वैल्यू और x की वैल्यू हम लोग नहीं देखेंगे, तुम लोगों से z के बारे में ही पूछा जाएगा। मॉड्यूल में क्वेश्चन देखोगे तुम्हें सिर्फ z मिलेगा। डन है इतना? तुम लोगों ने ये चीज लिख ली क्या? इस वाली टेबल को बनाओ। इस टेबल को बनाओ, वहीं क्वांटम नंबर में ही कहीं पे अगर स्पेस है तो वहीं पे ही ऐड कर लेना इसको। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। चलो लिखो एक क्वेश्चन, साथ में लिखने की कोशिश करना। क्वेश्चन इज द वेव फंक्शन, साथ में लिखो, द वेव फंक्शन फॉर 2s is given by psi 2s is equal to 1 अपॉन में 2 रूट 2 पाए 1 अपॉन में a नॉट की पावर 1 बाई 2 2 माइनस r अपॉन में a नॉट एंड e की पावर माइनस r अपॉन में 2a नॉट एट r is equal to r naught, radial node is formed, then for 2s find r naught in terms of a naught. This is the question. क्या क्वेश्चन देख के ऐसी मैथमेटिशियन वाली फील आ रही है, खतरनाक आइंस्टाइन जैसा फील कर रहे हो कि ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीज डिस्कस कर रहे हैं हम? लेकिन मैंने तुमको पहले ही बोला था देखने में होगा खतरनाक, लेकिन होगा कैसा? टुच्चा। उसी तरीके का ही क्वेश्चन है ये। तुम्हें इस क्वेश्चन को देख के सिर्फ कुछ कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। मैं बोलूंगा इसमें कीवर्ड भी बहुत छोटा सा है। कौन सा? रेडियल नोड। नोड का मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 मतलब साई 2s की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अब मुझे ये बताओ, तुम्हें इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन दे रखी है, साई 2s की वैल्यू 0 कब होगी? क्या ये वैल्यू के 0 होने से साई की वैल्यू 0 बन सकती है कभी? कभी भी ये वाली वैल्यू 0 हो सकती है क्या?
हो सकती है? कभी भी ये वैल्यू जीरो हो सकती है क्या? क्योंकि ए नॉट की वैल्यू क्या होती है? 0 पॉइंट। कभी भी ये वैल्यू जीरो हो सकती है क्या? ये वैल्यू जीरो हो सकती है क्या? ये वैल्यू जीरो हो सकती है कभी भी? क्यों नहीं हो सकती? तुमको अगर मैं बोलूं कि आर की वैल्यू को अगर मैं जीरो ले लेता हूं तो आर की वैल्यू जीरो भी लूंगा तो ई की वैल्यू जीरो, वो क्या बन जाएगी? 1। तो कभी भी ये वैल्यू भी जीरो नहीं हो सकती। तो इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जिसको मैं जीरो करूं तो साई टू एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो जब मैं इसको जीरो के इक्वल रखता हूं तो ये हो जाएगा 2 माइनस आर अपॉन में ए नॉट। इसको मैंने जीरो किया तो क्या पूरा का पूरा वेव फंक्शन भी जीरो हो जाएगा? यस। अब मुझे ये बताओ कि ये जीरो होगा तो साई टू एस की वैल्यू जीरो होगी, और साई टू एस की वैल्यू जीरो होने का मतलब वहां पे क्या मिल रहा है? रेडियल नोड। और रेडियल नोड कहां पे मिलता है? आर नॉट। तो मैंने आर की वैल्यू को कर दिया आर नॉट। अब इस केस में इसको मैंने जीरो किया तो आर नॉट क्या बनेगा? आर नॉट अपॉन में ए नॉट इज इक्वल टू 2। तो आर नॉट क्या बना? आर नॉट इज 2a0। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया? मैंने क्या बोला? इस पूरी इक्वेशन में से साई को जीरो कब करना पड़ेगा? जब इस पूरी इक्वेशन में कोई एक वैल्यू जीरो होगी। ये जीरो कभी नहीं हो सकता, ये भी जीरो नहीं हो सकता, ये भी जीरो नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही चीज जीरो हो सकती है और वो क्या है? ये। अब ये अगर जीरो हो सकता है तो मैंने इसको जीरो के इक्वल किया। जीरो कब होगा? जब रेडियल नोड बनेगा। रेडियल नोड कहां पे बन रहा है? आर नॉट पे। तो मैंने इसको आर नॉट कर दिया। आर नॉट की वैल्यू क्या आई? 2a0। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन यही निकालना था, तुम्हें आंसर फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ ए नॉट। इन टर्म्स ऑफ ए नॉट। सही है? सही है? समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे किया है? क्या रेट करोगे इस क्वेश्चन को? 10 बीइंग द वेरी डिफिकल्ट, 1 बीइंग इजी। 5, 4, 10 वाला है कोई? 8, 5, 5 वाले, 2 वाले, -17 वाले। क्वेश्चन इजी है, देखने में खतरनाक लग रहा था। वैसे ही एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, तुम्हारा फोबिया हटाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन से। तुम्हें यहां पे बोला गया था रेडियल नोड। रेडियल नोड बनने का मतलब साई की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ये मैंने बोला कीवर्ड ढूंढना है। नोड मिल गया मतलब इसकी वैल्यू को जीरो रखना है। एक और क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन और उठाते हैं। क्वेश्चन इज, ध्यान से देखना, लिखो साथ में लिखना क्वेश्चन। कीवर्ड तुम लोग देखोगे। फॉर 3s ऑर्बिटल साई 3s इज इक्वल टू 1 अपॉन में a अंडर रूट 3 ए नॉट की पावर 3/2 6 माइनस 5 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर। यस। क्या हो गया? कौन परेशान कर रहा है? कौन? तेरे को मैं बाहर निकाल दूं क्या? क्या चाहता है भाई? आज ही बता एक बार। क्या लिख रहा है तू? अपनी कहानी? 2zr अपॉन में 2a0 लिखो। क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज, बस, व्हाट इज मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस ऑफ नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस? क्या क्या कंफ्यूजन है? क्या? हाँ 5 सिग्मा है भाई। क्या 6? मैंने उल्टा लेटा हुआ 6 बना दिया क्या? अरे यार, 6 ये है, ये सिग्मा है। लोग बोल रहे हैं कि अलग ही लैंग्वेज में लिख रहे हैं सर क्वेश्चन। सिग्मा है वो, यहाँ पे सिग्मा दिया हुआ है, इस सिग्मा की वैल्यू। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को तुम लोगों को बताना है कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करो। कीवर्ड दिखा तुमको? कीवर्ड दिखा तुमको? क्या? नोड। मतलब इस क्वेश्चन में ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके जीरो होने से ये वैल्यू जीरो होगी? क्या कभी भी इसके जीरो होने के चांसेस हैं?
कभी भी इसके जीरो होने के चांसेस, कभी भी ये जीरो होगा क्या? ये मतलब इसकी वैल्यू जीरो कब होगी? जब ये चीज जीरो होगी। ये चीज जीरो मतलब सिग्मा स्क्वायर माइनस 5 सिग्मा प्लस 6 इज इक्वल टू, यही केस बनेगा। अगर नोड है इसका मतलब क्या जीरो होना चाहिए? ये जीरो होना चाहिए। ये जीरो कब होगा? जब ये पूरी वैल्यू जीरो होगी। ये कौन सी इक्वेशन बन गई? क्वाड्रेटिक। सिग्मा की कितनी वैल्यूज आएंगी? कौन कौन सी? 3 और 2। 3 और 2 सिग्मा की वैल्यू गिवन है क्या? सिग्मा की वैल्यू गिवन है 2ZR अपॉन में 2A0। मैं इस चीज को इसके इक्वल रखता हूं। सिग्मा की वैल्यू यहां से मैं निकाल रहा हूं, ये हो गया 2ZR अपॉन में 2A0 इज इक्वल टू 3। 2 से 2 कैंसिल। अगर मैं यहां पे बोलता हूं z की क्या वैल्यू आएगी, तो z अगर कुछ नहीं दिया या फिर तुम्हें पता है कि ये हम किसके लिए सॉल्व करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन, H एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम, तो हमें यहाँ पे Z की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या पता है? 1। तो R की वैल्यू क्या बनी? 3A0। सेम तरीके से अगर मैं यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा? 2ZR अपॉन में 2A0 इज इक्वल टू 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू क्या बन जाएगी? 2A0। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तुमसे? व्हाट इज द मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस? मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस 2A0 है या 3A0 है? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में तुम लोगों से ये पूछ लेता व्हाट इज द मिनिमम, तब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाता? अगर इस क्वेश्चन में ये पूछ लेता व्हाट इज द टोटल रेडियल नोड, तो टोटल कितने? दो। टोटल है दो। कितने रेडियल नोड बनेंगे? दो। पहला बनेगा 3A0 डिस्टेंस पे और दूसरा बनेगा 2A0 डिस्टेंस पे। तो टोटल कितने रेडियल नोड बनेंगे? दो। और वो मुझे कैसे पता चला? क्योंकि इस इक्वेशन में सिग्मा की कितनी वैल्यूज आ रही है। तो सिग्मा की अगर 3 वैल्यू आती तो कितने रेडियल नोड बनते? अगर सिग्मा की 5 वैल्यू आती तो कितने रेडियल नोड बनते? लेकिन इस केस में सिग्मा की कितनी वैल्यूज आ रही हैं? दो। तो इसका मतलब कितने रेडियल नोड बनेंगे? पहला रेडियल नोड 2A0 डिस्टेंस पे और दूसरा रेडियल नोड 3A0 डिस्टेंस पे। लेकिन मैक्सिमम डिस्टेंस किसकी वजह से आ रहा है? 3A0। तो आंसर इज 3A0। इजी है। चलो, तो इस क्वेश्चन को अगर तुमने सॉल्व कर लिया तो इसके दूसरे क्वेश्चन, क्वेश्चन उतारो। कुछ क्वेश्चन देता हूं तुम्हारे होमवर्क के लिए। कुछ क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के लिए। मॉड्यूल लेके आए हो? हम्म? मॉड्यूल का पेज नंबर 63। मॉड्यूल का पेज नंबर 63। मॉड्यूल का पेज नंबर 63। कौन सा पेज? 63। ध्यान से देखो। सबसे पहले, एक सेकेंड, पेज नंबर 63। इसमें तुमको एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर और एग्जाम्पल नंबर 40। और इसके साथ तुम्हें दिया हुआ है क्या? कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन। ये पूरा पेज तुम्हारा होमवर्क है। लेकिन तुम्हें एट द सेम टाइम कसम है आईआईटी की कि अगर तुमने एग्जाम्पल नंबर 39 और इसके सॉल्यूशन को पहले देखा, तुम सॉल्यूशन तभी देखोगे जब तुम उस क्वेश्चन को पढ़ के अपना दिमाग लगा चुके होगे। सही है? तुम्हारे साथ वो सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन तुम तभी देखोगे जब तुम्हारा दिमाग एग्जॉस्ट हो चुका है। तुमने जो भी चीज सोची वो चीज तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही। सही है? समझ गए? तो ये तुम लोगों का क्वेश्चन है। वो पूरा का पूरा क्वेश्चन कौन से टॉपिक पे बेस्ड है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बिना देखे उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इतना क्लियर है? तो अब इस चैप्टर का मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक रह गया। ग्राफ जो हम लोगों को डिस्कस करना था वो आज चलो नहीं करते, लेकिन कुछ क्वेश्चन और पकड़ो तुम लोग होमवर्क के लिए। कल छुट्टी है। छुट्टी है ना? क्यों नहीं है छुट्टी? बहुत होमवर्क है, लिखो।
कल छुट्टी नहीं है? अच्छा। एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 का कौन सा क्वेश्चन मैंडेटरी, 20 तक मैंने क्वेश्चन दे दिए थे। कौन कौन से क्वेश्चन तुम लोग एक्सरसाइज 1 के डेफिनेट बेसिस पे सॉल्व करोगे? नोट करो इसको, एक्सरसाइज 2। ये क्वेश्चन तुम लोग पक्का पक्का से सॉल्व करोगे। लेकिन अगर किसी ने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1 और 2 निपटा रखी है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा खुद से जितना क्वेश्चन हो सॉल्व कर लेना। और क्योंकि हम इस चैप्टर को खत्म कर चुके हैं तो एटलीस्ट एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास क्या होने वाली है, सिर्फ प्रैक्टिस की। मैं जब क्वेश्चन उठाऊं तो एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है और कौन से फॉर्मूले से लगाना है। तो एक बार इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना। कितना टाइम लगेगा रिवाइज करने में इस चैप्टर को? अगर तुम लोगों ने डेली बेसिस पे पढ़ाई की है तो मुश्किल से तुम्हें 1.5 घंटे में ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। क्या नहीं किया तो फिर तुम लोग बैठे रहोगे मुंह देखोगे कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तो एक बार जरूर रिवाइज करके आना। एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने तुम लोगों को सिर्फ एक बार जो तुम्हारी नोट्स में है उसको रिवाइज करने के लिए बोला है। ये क्वेश्चन है और तुम्हारा ये कंसेप्ट एप्लीकेशन है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।